गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी का ही है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, है ना। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। रेल की खिड़की रेल की खिड़की में वो बैठा है और जहाँ से वह बाहर का नज़ारा भी देख रहा था। और जैसे उसने बाहर का नज़ारा देखा तो तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करना शुरू किए। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? और नॉर्मल सी बात है, जब भी ऐसी कोई चीज़ें सोचेंगे तो दिमाग में आएगी ये सब चीज़ें, है ना। तो वो सोचने लगा कि क्या, जब रेलगाड़ी नहीं थी, सब नहीं था, तो कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे। ठीक। तब हम आरंभिक मानव के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, है ना। पहली बात तो जाते क्यों थे इस तरफ से उस तरफ, कहीं पे भी जाना हो तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज से 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों का और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समूह के लोग एक इस जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब वो ऐसे क्यों घूमते रहते? आज से 20 लाख साल पहले जब हम आदि मानव टाइप के थे, तब हमारी बात है कि हम इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे, है ना। ये रीज़न बता रहे इसमें। तो पहला कारण क्या है कि अगर वो एक स्थान पर ही ज़्यादा दिन रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, और इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हो गया। अगर एक ही जगह रहेंगे तो सब पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे, जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो डेफिनेटली दूसरी जगह जाना पड़ेगा आपको। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने के लिए वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। अब जो जानवर है वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब मुझे उसका शिकार करना होगा तो उस पर्सन को भी क्या होगा, उनके पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। तो ये दो रीज़न हो गए। तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण है हमारे पास कि पौधों और पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। अगर आप कोई पेड़ पौधों से कोई वस्तु खाते हैं तो हर मौसम में तो आती नहीं। जैसे आम है तो आम तो गर्मी में ही आते हैं, तो आपको गर्मी के मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए वो इधर से उधर घूमते थे उपयुक्त मौसम के आधार पर। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। तो पानी की तलाश के लिए भी इधर उधर भटकते थे, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो जो पुरातत्वविद होते थे उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें उन्होंने ढूंढी, और जिसका उपयोग कौन करते थे? आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों का, लकड़ियों का और हड्डियों के भी औजार बनाए। पत्थर के भी बनाए, लकड़ी के भी औजार बनाए, हड्डियों के भी औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि लकड़ी के और हड्डी के तो ख़त्म हो ही जाएंगे इतने साल बाद।
पत्थर के आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है ना, हड्डियाँ और लकड़ी से बाण भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब जो पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं तरफ से, तो ये देखो एक पत्थर का उपयोग, जिससे हमने क्या कर रहे हैं कि खाने योग्य जो जड़ें हैं उनको खोदने के लिए इस टाइप के पत्थर का उपयोग कर रहे थे। और ये जो चमड़ा है इसको सिलने के लिए हम इस टाइप के पत्थर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के पत्थरों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे, है ना। मानचित्र 2 को देखो, तो सेकंड नंबर के मानचित्र को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थल वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब कौन कौन से लाल त्रिकोण वाले हैं, तो उनको हमें बोलते हैं आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण मिले। जैसे ये है भीमबेटका, कौन सा हो गया, तो भीमबेटका हो गया। और कौन सा दिखाई देगा, हुंसी, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुंसी कहाँ पे, कर्नाटक में है। कुरनूल गुफाएं कहाँ पर है, तो कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमारे पास दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये 20 लाख साल पहले की बात है। ठीक है ना। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो बहुत से पुरा स्थल है जो नदियों के किनारे और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है। अब जैसे पूरा पाषाण कालीन, मतलब पत्थरों का युग है। पत्थरों के युग को पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। 3 पार्ट्स कौन कौन से है, तो पूरा पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन और महापाषाण कालीन, है ना, इस तरह से, या मध्य पाषाण कालीन भी बोलते हैं। तो पूरा पाषाण कालीन ये भीमबेटका हो गया, हुंसी हो गया, कुरनूल गुफाएं होंगी आंध्र प्रदेश में। नव पाषाण कालीन क्या है, तो नव पाषाण कालीन जैसे मेहरगढ़ कहाँ पर है, पश्चिम में पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है वहाँ पर है मेहरगढ़। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है ना। यहाँ पर गड्ढों में रहते थे लोग, तो गढ़तावाज भी मिले हैं। और क्या है, कोल्डी हवा, महागढ़, ये सब भी कहाँ पे है, तो ये दिखाई देते हैं। और चिरांद उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है, इन जगहों पर है। पेयमपल्ली की बात करें तो पेयमपल्ली आपको दिखाई देगा तमिलनाडु में। तो ये सब नवपाषाण कालीन है। महापाषाण कालीन की बात करें तो आदि चल्लुनूर या मध्य पाषाण काल भी बोल सकते हो, ब्रह्मगिरी, तो ये सब हमें दिखाई देते हैं। और आधुनिक नगर के बारे में देखें तो आज के आधुनिक नगर कौन कौन से, तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, तो ये हमारे आधुनिक नगर है। ठीक है। तो इस टाइप के हैं। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि पूरा पाषाण कालीन जो थे जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं वो क्या है, भीमबेटका है, हुंसकी है और कुरनूल गुफाएं हैं। ठीक है। और जो नवपाषाण काल में आएगी वो मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम आ गया, कोल्डी हवा हो गया, महागढ़ हो गया। ये कोल्डी हवा महागढ़ कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये मिल जाता है। ओके। ठीक है। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल और गुफाएं, कंदराएं मिली हैं इसमें। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से राहत मिलती थी। गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है। तो ये मिल जाती थी। मतलब जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें रहते थे लोग। उन्होंने कुछ चित्रें बनाए, जैसे इस टाइप का जो चित्र है सेल चित्र है। सेल चित्र का मतलब हो गया कि पत्थर पे बनाया हुआ चित्र, सेल चित्र। चूँकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। सेल चित्र ये हो जाएगा। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र बने हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो आप देख सकते हो इस टाइप के फिगर आपको दिखाई देंगे उसमें। ठीक है। ये पत्थरों पे बनाए हुए और इसमें कलर भी किया हुआ है उन्होंने, दिख रहा होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, पूरा स्थल किसको बोलते हैं,
तो पुरा स्थल बोलते हैं कि पुरा स्थल उस स्थान को बोलते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब पुरा स्थल क्या होंगे कि जहाँ पुराने टाइप के जो लोग रहते थे, आदि मानव टाइप, तो औजार, उनके बर्तन, उनकी इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र में और नदी के तल पे भी पाए जाते थे, क्योंकि लोग इन्हीं जगहों पर रहते थे। इन पुरा स्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अध्याय में और डिटेल में पढ़ेंगे। आग की खोज के बारे में बात करते हैं। तो कुरनूल की गुफाएं, तो कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं? पृष्ठ संख्या उस पर देखो, कुरनूल की गुफाएं। और यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफा में कहाँ के अवशेष मिले? राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाना सीख चुके थे। और आग का इस्तेमाल वो किस काम के लिए किया जाता था? तो प्रकाश के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे, और जो खतरनाक जानवर थे उनको भगाने के लिए भी करते थे। तो वैसे कुरनूल की गुफाएं हैं कहाँ पर? एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं, तो कुरनूल की गुफाएं आधुनिक आंध्र प्रदेश में हैं। कौन से हैं? आधुनिक आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही होगी आपको। ओके, नाम और तिथियाँ इनके बारे में थे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पुरापाषाण काल कहा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का क्या मतलब होता है? पत्थर। तो पुरापाषाण का मतलब बहुत पुराना युग है। या दो प्राचीन या दो पुरा, यानी प्राचीन, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। और यही नाम क्यों दिया पुरापाषाण काल? क्योंकि उस समय के सिर्फ हमें पत्थर मिले, औजारों, पत्थरों के औजार मिले हैं, इसलिए हम लोग। पुरापाषाण काल कब था? तो 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले। तो 20 लाख से 12,000 साल पहले, मतलब काफ़ी लंबा युग है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद आया उत्तर पुरापाषाण काल, मतलब जो उसके बाद वाला युग होता है उसको बोलते हैं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ जो है इसी काल में घटित हुई है, उत्तर पुरापाषाण काल में, मतलब 12,000 साल के बाद। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो अगर किसी भी काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं तो उसे बोलते हैं मेसोलिथ। क्या बोलते हैं? मेसोलिथ। ठीक है। इसका समय 12,000 से लेकर 10,000 साल तक का माना जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते थे। ठीक है। ओके, इस काल में पाषाण है ना, और माइक्रोलिथ मतलब जो छोटे छोटे पत्थरों के हथियार होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, लघु पाषाण। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी मिले, मतलब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। तो किसी जगह पर अगर पूरा पाषाण था तो किसी और जगह पर उस समय मध्य पाषाण काल आ गया होगा। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं ना। तो नवपाषाण काल का मतलब क्या होगा? तो ये जो आग वाग है ये आपने पूरा पाषाण काल में ही खोज ली थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आग को आप नवपाषाण काल में खोलोगे। हमने कुछ स्थलों के नाम बताए हैं, अगले अध्यायों में आप पढ़ लेना उनके बारे में, तो देखेंगे हम उसके बारे में। बदलती जलवायु, ठीक है। बदलती जलवायु, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ है और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे, क्योंकि हमारे पास घास जो है पर्याप्त मात्रा में होने लगा। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल की कि इनके बच्चे कब पैदा होते हैं, ये क्या खाते हैं। ठीक है। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हो।
ठीक है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत की बात करते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, मतलब खुद से उगने लगे। ऐसा नहीं कि खेती चालू कर दी थी। 12,000 साल पहले की बात है। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यहाँ भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ अनाज कहाँ उगते हैं और कहाँ पककर तैयार थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। धीरे धीरे क्या हो गई, खेती भी चालू हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या बन गए, कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया। तो ये जैसे नवपाषाण काल आने लगा, उस समय लोग क्या करने लगे, लोग जानवरों को पालने भी लगे। अच्छा, सबसे पहले जिसे जानवर को पालतू बनाया गया था वो था जंगली कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था उसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़ को, बकरी को, गाय को और सूअर को, इन जानवरों को भी अपने नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। अगर आप जानवरों को पालने लगे हो, उनका ध्यान रखने लगे हो, उन्हें खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, उनकी दूसरे जानवरों से रक्षा करने लगे हो, तो आप पशुपालक बन गए हो। ठीक है। और सबसे पहले कुत्ते को ही हमने बनाया था पालतू। और कुत्ते को पालतू क्यों बनाया, तो कुत्ता क्या होता है कि ध्यान रखता है चीज़ों का। अगर कोई जानवर आता है तो जग जाता है, भौंकने लगता है, तो सजग हो जाते हैं हम लोग, इसीलिए कुत्ते को क्या है, पहले पालतू बनाया है। अच्छा, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं और इसकी वजह से यहाँ बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। मतलब ऐसे नहीं कि हर किसी जानवर को पालने लग गए। जो कम बीमार होता है और उसकी संभावना कम है, क्योंकि डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो ऐसे ही लोगों को पालते थे, ऐसे जानवरों को। और पौधे भी ऐसे ही होते थे जो बीमार ना हो, सड़े ना हो, गले ना हो, है ना। और पौधों में किस टाइप के चीज़ थे, तो पौधे में उस टाइप के पौधों को सिलेक्ट करते थे जिनके दाने क्या होते थे, बड़े दाने होते थे, बड़े दाने वाले अनाज थे। साथ ही मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, ये हो गया, जौ हो गया, ये क्या कर सकते हैं, इनको रख सकते थे। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से हमें उन्हें उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। बिल्कुल गांधी जी के मार्ग पे चलते थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आदि मानव है तो किसी भी जानवर को पाल लेंगे, शेर को पाल लेंगे, ऐसा नहीं है। उसी जानवर को पालेंगे जो अहिंसक है, हिंसा नहीं करता होगा ना, नहीं तो हमें हमारे ऊपर ही हमला कर दें। तो इस टाइप के जानवर को नहीं पालते थे हम लोग। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो जिनको हम पालने लगे जानवर को, वो अगर मान लो एक पालतू कुत्ता और एक जंगली कुत्ता है, तो डेफिनेटली उन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। एक पौधा है जिसको हम उगा रहे हैं और एक पौधा जंगली पौधा है, तो उसमें भी फ़र्क आने लगता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अगर वो पालतू जानवर है तो उसके दांत भी छोटे होंगे और उसके सींग भी छोटे होंगे, और अगर वो जंगली जानवर है तो उसके दांत भी बड़े होंगे और उसके सींग भी क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये दो दांत रखे हुए हैं, एक दांत रखा हुआ है जंगली सूअर का और एक दांत रखा हुआ है पालतू सूअर का। ठीक है। ओके। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ महीने भी लगते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर बसने लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे।
कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग इसके भंडारण की बात भी सोचने लगे। अगर एक ही बार में आप यूज़ कर लोगे तो अगले साल क्या बोओगे, है ना। तो उनको भंडारण करना भी ज़रूरी था। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी तथा फिर ज़मीन से गड्ढा खोदा। ठीक है, तो गड्ढे भी खोदते थे, ज़मीन में रहते थे सुरक्षा के लिए। ठीक है, जानवरों की बात करते हैं तो चलते फिरते खाद्य संग्रह। जानवर बच्चे भी देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती तो है ही, साथ में दूध भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, मांस वगैरह खा सकते हैं। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भी जो होता है वो भोजन का ही एक भंडारण का एक तरीका है। तो जब आप कुछ नहीं मिल रहा है तो उस जानवर को आप मार के भी खा सकते हो। ठीक है, अब वो आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो, उसमें नीले वर्ग दिखाई देंगे। पता करो इनमें बिंदु उस जगह को पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और कश्मीर जो है, कश्मीर तो गर्तावास में गड्ढा खोद के रहते थे लोग। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान संस्थानों, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि अगर वो जलते नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। वो अभी तक थोड़ी बचे होते हैं, अगर वो जल गए तो उसको उनका अपघटन नहीं हो पाया और वो बचे रह गए होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक इस अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को पहचान भी कर सकते हैं। अच्छा, स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी और इससे उन्हें ठंड से मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। तो देखो, पुरातत्वविदों ने यह भी पता कर लिया कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है, वहाँ पर लोग गड्ढे में रहते थे। अब ठंडी वंडी लगेगी तो बचने के लिए भी हो जाते हैं, जानवरों से भी सुरक्षा हो जाती थी। इस तरह से बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कहीं ऐसे जो पुरापाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न हैं, इन्हें नवपाषाणकालीन युग माना गया। उनमें से वे औजार जिनमें धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश लगाई जाती थी, तो नवपाषाण में है, क्योंकि पुरापाषाण काल में तो इतना टेक्निक या इतनी चीज़ें पता नहीं होगी। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त उन चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसली का प्रयोग किया जाता है। तो ओखली तो आज आप घरों में भी देखते भी होंगे, ओखली का, ठीक है, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, और ऐसा नहीं है कि सारे औजार जो होते थे वो किससे बनते थे, पत्थरों से बनते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनते थे। तो नवपाषाण कालीन के ये पत्थर हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा शार्प है। ओके, नवपाषाण काल युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए थे। मतलब सिर्फ अब मांस पर डिपेंड नहीं थे, हम भोजन पर डिपेंड थे, हम उगाते थे, और इस तरह से ये भोजन के आवश्यक अंग बन गए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हो रहे होंगे? ऐसी बात भी नहीं है।
एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकारों और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब ये मेहरगढ़ है जो पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहाँ की बात है सबसे पहले। तो मेहरगढ़ जो है उसमें इस टाइप के घर मिलते थे। तो मेहरगढ़ का घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। ठीक है, क्या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, ठीक है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वहाँ स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कहाँ पर पशुपालन, गेहूँ उगाना सीखा है, तो ये मेहरगढ़ है ना। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते होंगे। अब सभी कमरों में ऐसा तो नहीं है कि लोग ही रहते होंगे, कुछ में अनाज वनाज रख लेते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। उन्हें ऐसे लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है तो ये इसका उपयोग कर लेगा। ठीक है, ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो बकरी को भी रख दिया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मृत्यु के बाद जब जीवन है तो बकरी को खा लेगा ये। ठीक है, तो ये देखो ये कब्र है, इसमें बकरी है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में क्या होता है, 100 साल से पहले 4 स्कूली बच्चों ने की और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। तो इस टाइप का फिगर उन्होंने बनाया हुआ था और इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चिन्हित किया जाता था। अभी कलर वलर कहाँ से आते थे, तो कलर तो आप पेड़ों से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने बाहुबली देखी है तो उसमें भी हीरो वो जो एक्ट्रेस रहती है उसको पेड़ पौधे उससे कलर बना के लगा देता है। तो इसी टाइप के कलर हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब इसमें जो भी वर्ड दे रखे हैं उनके मतलब क्या है। आखिर तक खास संग्रह का क्या मतलब होता है, तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, लोग जानवरों के पीछे घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इसीलिए उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक नाम दिया गया था। पुरा स्थल क्या होते थे, पुराने स्थल जहाँ पर पुरानी चीज़ों के अवशेष मिलते थे या पुरानी चीज़ें मिलती थी हमें, उन्हीं को बोलते थे पुरा स्थल। उद्योग स्थल क्या होते थे, जहाँ उद्योग होता है। आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते थे। पुरा पाषाण क्या होता है, तो 20 लाख से 12,000 साल। मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 या 6,000। लघु पाषाण काल नया वाला हो जाएगा। कृषक क्या होता है, तो जो खेती करता है, गेहूँ, जौ, अनाज ये उगाते थे उनको कृषक बोलते थे। पशुपालक क्या थे, तो जो भी हिंसक जानवर नहीं थे उन टाइप के लोगों जानवरों को पालने लगते थे लोग, उन्हीं को पशुपालक भी बोलते थे। कब्र क्या होता है, तो कब्र जो होती है जब मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था तो उसको बोलते थे कब्र। ठीक है, आज से तुम 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो और ये इस तरह की चीज़ें हैं तो बनाए। अच्छा, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि वे जानवरों से बच सकें और ठंडी से बच सकें। इस तरह की घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल के बाद ही हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि फसल के पकने में, कटाई में समय लगता था, तो उन्हें एक जगह पर रहना पड़ता था। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो पहले शिकार करते थे और बाद में क्या होता था, पशुपालन भी एक तरह से भोजन को स्टोर करने की चीज़ होगी, संग्राहक का हो गया। आप एक जानवर को आप पाल रहे हो तो जब आपको भूख लग रही है और आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको मार के भी खा सकते हो। तो ये पशुपालन उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है।
ठीक है। कुछ युग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या है? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब चालू हुई? तो 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई। नव पाषाण काल क्या है? 10,000 से आज तक की बात कर रहे हैं। और मेहरगढ़ में जो बस्ती आरंभ हुई थी वो 8,000 साल पहले से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक परमार। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।